गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी संबंध में हम ऑलरेडी 13 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर चुके हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट है यूपी ट्रिपल एससी प्रैक्टिस सेट्स के नाम से, आप वहां पर जाकर वो 13 प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। आज हम 14वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे ऐसे ही रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला हमारा सेक्शन हमेशा की तरह है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का। तो बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमें याद रखना है बाजारू में आपका यहाँ पर बड़ा ऊ आता है, तो वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बाजार प्लस ऊ प्लस पन। तो बाजार जो रा है ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऊ, ठीक है। तो बाजारू प्लन आपका ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बड़ा ऊ छोटा ऊ वाला मत लगाइएगा, ऑप्शन डी वाला, ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, तो ये मैंने देखिए आरओ आरओ की जो बुक आपको करा रहा हूं मैं, जिसमें 3 पार्ट्स में डाल चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं देखिए उस प्लेलिस्ट को जाकर भी आप जरूर देखिएगा। वहां पर हम विलोम शब्द, आपका तत्सम तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। लगभग 1000 प्रश्न हमने उसमें ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, वहां पर ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसको बोला जाता है निस्पृह, ऑप्शन बी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको बोला जाता है अंतेवासी, ऑप्शन सी। अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्न आपका क्या होता है? अनाज। अन्य होता है फल। तो अन्य आपका फल वाला नहीं होगा, अन्य क्या होता है? दूसरा, कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ हूं। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है आपका अनाज और दूसरा, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। अक्ष का अनेकार्थी बताइए। तो अक्ष का अनेकार्थी देखिए, अक्ष जो शब्द है इसमें क्या क्या होगा? अक्ष आपको पता है धुरी के लिए भी यूज किया जाता है, कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है या धुरी पर घूमती है। इसके अलावा देखिए अक्ष और शब्दों के लिए भी यूज होता है, जैसे ज्ञान, सर्प, रथ, मंडल और आत्मा, ठीक है। इनके लिए आपका अक्ष यूज किया जाता है, तो अनेकार्थी शब्द है, याद रखिएगा। अगला, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची है आपका समालोचन। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन भी काफी अच्छे इन्होंने बनाए हैं। तो समालोचन आपका मीमांसा का पर्यायवाची है। इसके अलावा मीमांसा के और पर्यायवाची क्या है? समीक्षा, आलोचना, विवेचना और निरूपण। आविर्भूत का सही विलोम क्या है? तो देखिए 2 शब्द आते हैं, एक आता है आविर्भूत, इसका होता है तिरोभूत। अगर आपसे पूछे आविर्भाव, तो इसका क्या होगा? तिरोभाव। प्रत्यय रहित शब्द बताइए जिसमें आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा है। तो जो अनुवाद शब्द है, अनुवाद आपका प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। इसमें क्या है? आपका अनु उपसर्ग है, और वाद इसमें क्या है? मूल शब्द है। मर्मज्ञ की अगर बात करें तो मर्मज्ञ में ज्ञा प्रत्यय है, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, कृपालु में आलू प्रत्यय लगा है। तो अनुवाद में आपका कोई प्रत्यय नहीं है। अगला, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द आपका कौन सा दिख रहा है आपको? जो जमुना तद शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? आपका तत्सम शब्द यमुना होता है, ठीक है, यमुना। आगे, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो ये 4 प्रकार के आपके शब्द होते हैं अर्थ के आधार पर। अगला, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य में रेखांकित पद में क्या कारक है? तो इस तरीके के प्रश्न बार बार हमने कर लिए। इसमें संप्रदान कारक होगा, जहां पर भी दान वगैरह देने वगैरह का, दान दक्षिणा का भाव होता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जो सुंदरता शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया किसमें है? तो अगर बात करें कौन सा वाला ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है, तो जो गिराना शब्द है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, मैंने आपको बताया था, क्रिया आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। और जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये दोनों शब्दों से बनती है, यानी सकर्मक क्रिया के शब्दों से भी बनेंगी और अकर्मक क्रिया के शब्दों से भी बनेंगी। आगे, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो देखिए गुणवाचक विशेषण, जैसे मैंने आपको बताया था काला घोड़ा, तो घोड़े का क्या बता रहा है? गुड़, या तेज घोड़ा। तो ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका 7 प्रकार का होता है, ठीक है, 7 प्रकार का। कौन सा? काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य।
इन 7 प्रकार के आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। फिर से बता देता हूं, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें कौन सा शब्द आपका सही है, तो स्वातंत्र्य होता है। ऑप्शन बी जो है स्वातंत्र्य, ये आपका बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है इसमें से, तो आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो खा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपका क्या होगा, महाप्राण व्यंजन होगा। पहला और तीसरा होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण व्यंजन होगा। तो का और घा क्या है, ये तो आपका अल्प प्राण व्यंजन हो गए। खा आपका घा, अब खा और घा में से हमें चुनना है, तो खा जो है आपका ये इसमें सही आंसर होगा। ये स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि है, अघोष है और महाप्राण ध्वनि है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, तो हिंदी भाषा का सेक्शन में डाल दिया इन्होंने। तो हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, 14 सितंबर 1949। और अगर आप 14 सितंबर देखेंगे तो 14 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान का हमारा जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक आपके भाषाओं की बात की जाती है, लैंग्वेजेस की बात की जाती है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 आपसे पूछे तो वो भाषा से ही संबंधित है, बार बार आता रहता है ये। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो इन्हें क्रांतिकारी प्रवृत्ति का कवि माना जाता है। अगर इनकी आप बादल राग कविता पढ़ेंगे तो उसमें उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व की आपको झलक देखने के लिए मिलेगी। तो क्रांतिकारी व्यक्तित्व इनका माना जाता है। पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर, और है वेद देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराले ढंग से, है सदा देती कली को जो खिला। अगला भी आगे भी है खटकता एक सब की आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये पूरे पद्यांश में हमें से आंसर ढूंढने हैं। अगर बात करें इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है, तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसमें चरित्र और स्वभाव को आपके महत्व दिया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है, तो बड़प्पन में आपका पन प्रत्यय लगा है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है, तो जो आपका प्रसून होता है ये आपका फूल का पर्यायवाची है। अगर बात करें जलज और कमल तो आपस में पर्यायवाची हैं। मधुप किसका है, मधुप भौरे का पर्यायवाची होता है। अगर बात करें फूल के और पर्यायवाचियों की तो क्या होते हैं, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुहुप। पुहुप याद रखिएगा, पुहुप काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है, और भौरे के हमने पढ़ी लिए थे, षटपद है, अली है, द्विरेफ है, इसके अलावा भ्रंग है, मिलिंद है, भौरा, भ्रमर, ये सभी आपके भौरे के पर्यायवाची हैं। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है, तो वैयक्तिक पत्र अथवा इसे व्यक्तिगत पत्र भी बोला जाता है। तो ये किसके बीच में लिखा जाता है, ये सगे संबंधी और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा कंजूस जो व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। दमड़ी मतलब यहाँ पर पैसे के लिए है, कि मतलब अपनी खाल उतरवा देगा लेकिन पैसा नहीं जाने देगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो ये कहा जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो छल कपट आप करते हो वो हमेशा नहीं चलता, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाता है। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूलों सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इसमें पूछा है आपसे कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पर कौन सा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प रस के अंतर्गत नहीं है, तो जो व्यंग्य रस है ये रस के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी आपके रसों की संख्या 9 है जो मैं आपको बता चुका था। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये टोटल 9 रस के आपके प्रकार हिंदी में माने जाते हैं। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मेरा पुस्तक अच्छा है, गलत है, मेरी पुस्तक अच्छी है, आपकी नाक कट गई। अगला,
आपका नाक कट गया, ये तो गलत है। गुलाब की रंग लाल है, ये भी गलत है। गुलाब का रंग लाल है तो आपकी नाक कट गई, ये वाला जो है बिल्कुल सही वाक्य है। अगला, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर हमें वाक्य का भेद बताना है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, मिश्र वाक्य का। जैसे मिश्र वाक्य का और एग्जांपल मैं दूं, शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक सरल वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य इसमें होता है। ठीक है, तो वहां पर मिश्र वाक्य आपका होगा। देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में क्या होगा, अगर हम इसका समास विग्रह करें क्या होगा, देश के लिए भक्ति। तो यहां पर सिंपल आपको दिख रहा है क्या है, कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों का उच्चारण की अगर बात करें तो स्वरों का उच्चारण देखिए बिना किसी की सहायता से होता है। व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण आपका स्वरों की सहायता से होता है। याद रखिएगा, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। अब देखते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूं सामान्य बुद्धि परीक्षण के। 31वें का जो आंसर है वो है आपका 15, ऑप्शन डी। अक्षरों के समूह वाला जो प्रश्न है आपका, जिसमें आपको फिलअप करना है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, इसमें आपका आएगा ILO, ऑप्शन सी। अगला, दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष इस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 33वें का सही आंसर है, 33वें का आंसर है ऑप्शन बी। अगला, कथन, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी संरक्षण से प्रौद्योगिकी का विकास होता है। ये वाला जो आपका प्रश्न है, इसमें क्या है, केवल एक पूर्वानुमान निहित है। अगला, प्रश्न आकृतियां, इसमें जो 35वां आपका प्रश्न है, इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला, 7 व्यक्तियों वाला जो प्रश्न है आपका 36वां, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला, 37वां जो एयरलाइन वाला प्रश्न है, इसका आंसर है 23, ऑप्शन सी। 38वां देखते हैं, 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर है डी, 6। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो प्रश्न है 39वां, इसका आंसर है बी, 24। यदि 1 बराबर 1, 40वां जो प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 9। 41वां जो प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। अगला, 42वां, इसका उत्तर है सी, डी के बगल में नहीं बैठा है, ऑप्शन बी। प्रश्न आप देख लीजिए आराम से। 43वां, निम्नलिखित एक कथन और उससे संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो 43वें की अगर बात करें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला, 44वां, इसका उत्तर है ऑप्शन सी। 45वां, वही कथन कारण वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये हमारे रीजनिंग के खत्म हो गए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो वर्ष किसमें प्रारंभ हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ है। ठीक है, 1962, सीनो इंडियन वॉर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और चीन के साथ हमारी सबसे लंबी रेखा कहां पर है, माफ कीजिए, चीन के साथ हमारी जो रेखा है अरुणाचल प्रदेश में, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मैकमोहन लाइन, लेकिन चीन इसको अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं मानता। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर की। उसके बाद चीन का ही नंबर है, लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा हमारी चीन के साथ लगती है। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट्स होगा चीन से संबंधित। अगला देखते हैं, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। तो ये उड़ीसा के गंजम जिले में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा के गंजम जिले में वॉल्टर एलियट ने इसकी खोज की है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें कब की गई, 1850 में इसकी खोज की गई वॉल्टर एलियट द्वारा। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो कलिंग की प्रजा के प्रति
पुत्रवत व्यवहार करना अशोक के द्वारा, ये चीज उसमें बताई गई है कि प्रजा जो होती है उसका एक पुत्र की तरह ख्याल रखना चाहिए राजा को, ये बात इसमें की गई है। तो कहां पर है? उड़ीसा के गंजम। इसके अलावा कलिंग जो युद्ध है अशोक का, उसकी बात किसमें की गई है? जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की बात की गई है, इसको भी याद रखिएगा। कहां पर जो टैक्स था, जहां पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी, वो घटा दिया था अशोक ने टैक्स, 1/6 की जगह वहां पर 1/8 उसने टैक्स कर दिया था। तो वो कहां पर है? रुम्मिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि आपके नेपाल में स्थित है। ठीक है, रुम्मिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, वो मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी उस दिन दिखाया था। और हाँ, एक बार ये भी पूछ लिया था कि अशोक का सबसे लंबा लिखा हुआ शिलालेख कौन सा है, तो सबसे लंबा शिलालेख जो है वो भी कलिंग वाला ही शिलालेख है, 13वां शिलालेख, वो भी सबसे लंबा अशोक का शिलालेख है। इसके अलावा और बहुत फैक्ट्स पूछता है अशोक से कि अशोक का जो कौशाम्बी वाला पिलर था उसको इलाहाबाद कौन लेकर आया था, तो उसको जहांगीर ने इलाहाबाद में शिफ्ट किया था। इसके अलावा जो सोपारा और मेरठ के पिलर थे उनको दिल्ली कौन लेकर आया था, और पहली बार देखिए उसने ही प्रयास किया था कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का, वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो सोपारा और मेरठ से शिलालेख लेकर आए थे दिल्ली में, लेकिन वो उसको पढ़ने में असफल रहा था। फिर बाद में आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनको पढ़ा है। कब? 1837 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मॉर्ले मिंटो सुधार और एक मॉन्टफोर्ट सुधार। तो मॉर्ले मिंटो सुधार है 1909 का, और मॉन्टफोर्ट सुधार है ये आपका है 1918 का। एक्ट ये 1919 में आया था, लेकिन रिपोर्ट आपके 1918 में दी गई थी। इसी के आधार पर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म इसका पूरा नाम है। आगे, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, यानी इनके बीच में वाटर डिवाइड वाला कौन सा एरिया है? अगर बात करें तो जो अंबाला है आपका, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्षेत्र को पृथक करता है। आगे, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। अगर बात करें संविधान सभा की पहली 3 बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थी पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। इनको याद रखिएगा। इसमें क्या क्या होता है आपका? 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर को जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होती है उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना जाता है? ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष इसमें चुना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार किनको चुना जाता है? बी.एन. राव जी को चुना जाता है। और 13 दिसंबर की मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपका उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा सदन के सामने रखा गया था 13 दिसंबर को, जिसको 22 जनवरी 1947 को सदन के द्वारा अपना लिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला आगे देखते हैं। और हाँ, 11वां अधिवेशन, हमारा जो 11वां अधिवेशन था उसको कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आपका 11वां सेशन हुआ था। और 12वां सेशन आपका जिसमें हस्ताक्षर वगैरह किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। शुरू के 3 जरूर याद रखिएगा, वो लगातार उनसे प्रश्न बनते हैं। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये मैक्सिमम होती है 20। ठीक है, देखिए जो स्टार्ड प्रश्न होते हैं या तारांकित प्रश्न होते हैं, इंग्लिश में इनको स्टार्ड क्वेश्चन बोला जाता है, क्योंकि इसमें एस्टेरिस्क यानी स्टार लगा रहता है ऊपर। इनके लिए केवल आपको मौखिक उत्तर देना होता है, यानी आप ओरली आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं जिस पर स्टार नहीं होता, उसके लिए आपको लिखित उत्तर देना पड़ता है। ये याद रखिएगा, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। और प्रश्नकाल आपका कितने से कितने बजे तक होता है? तो जो दिन का पहला सेशन होता है 11 से 12 बजे तक, उसे क्वेश्चन आर या प्रश्नकाल बोला जाता है। उसके बाद आता है जीरो आर। जीरो आर भी बहुत पूछा जाता है, तो दिन में 12 बजे से आपका जीरो आर शुरू होता है। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित
में से किस समिति से जुड़ा हुआ होता है? तो ये जुड़ा होता है आपका लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, ये इससे जुड़े हुए होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 148 में इनकी बात की जाती है। और भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कौन से अनुच्छेद में की जाती है? अनुच्छेद 76 में। ये दो जरूर पढ़ के जाया करिए, ये हमेशा पूछता रहता है। वर्तमान में भारत के कौन है? क्या वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगर बात करें इसकी तरह एक और पद होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, वो वर्तमान में कौन है? SS दुबे जी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है भारत के? भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमणी। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? लोक लेखा कमेटी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें विलोडन गरीब, ऑप्शन डी, विलोडन गरीब कहा जाता है। यह प्रश्न भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह जो आपका रुपया आप लिखते हैं R, ठीक है, रा के साथ ऊपर रुपये का जो साइन है डॉलर की तरह हमारा, जैसे अपना अलग साइन हमने बनाया है, वो किसने डिजाइन किया है? तो इसको डिजाइन किया गया था उदय कुमार जी के द्वारा, ठीक है। और ये कौन है? ये आपके IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपकी राशनिंग वगैरह राशन की दुकानें होती हैं, इसमें से असत्य कथन को हमें पहचानना है। तो देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है, ठीक है। 1997 से PDS लक्षित उपभोक्ताओं यानी टारगेटेड कंज्यूमर्स के लिए TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया है, ठीक है। PDS की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी, ये भी ठीक है। देश में PDS को 2007 से बंद कर दिया गया है, यह बिल्कुल गलत है। PDS आपका अभी भी चल रहा है। अगला, प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनको सन 2000 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कौन सी भाषा के लिए? असामीज भाषा के लिए या असमिया भाषा के लिए। अभी किसको मिला है लेटेस्ट? ये मिला है दामोदर मौजो को, याद रखिएगा, दामोदर मौजो, जो कल हमने करंट अफेयर्स का सेशन किया है उसमें हमने उसकी बात की थी। अगला, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। डकवर्थ लुईस का नियम आपको पता होगा, जब बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर एक नया टारगेट वगैरह दिया जाता है कि आपको इतनी बॉल पर इतने रन बनाने हैं या इतने समय तक आपको ये टारगेट अचीव करना है। ये डकवर्थ लुईस के नियम के हिसाब से होता है। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो अगर बात करें, रूस की तो रूबल होती है, जापान की है येन, भूटान की पीसो नहीं है, मैक्सिको की है पीसो, मैक्सिकन पीसो, म्यांमार की क्यात और चीन की रूबल। अगर इसमें से बात करें सबसे ठीक कौन सा है, तो म्यांमार की आपकी क्यात ठीक है। चीन की आपकी क्या है? चीन की या तो युआन है या फिर रेनमिनबी बोलते हैं, ठीक है, रेनमिनबी या युआन। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की है? तो बहुत फेमस अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अगर बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है और कौन सी खोज के लिए दिया गया है? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए सन 1921 में फिजिक्स का नोबेल, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLaMA लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने इसको लॉन्च किया है। अभी हाल ही में फेसबुक ने ट्विटर से कंप्लीट करने के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका क्या नाम है? थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरीसू कन्नड़ दिम दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहां पर किया है? इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल के प्रश्न आते रहते हैं। तो ये कहां पर हुआ है? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसको शुरू किया गया है। और ये किसकी, अगर आप कहें कन्नड़ भाषा से आप समझ सकते हैं कहाँ का उत्सव हो सकता है ये, तो ये कर्नाटक राज्य का उत्सव है, या उसकी राज्य की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, उनको दिखाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक यानी जमी हुई लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया? तो कहां पर हुई थी ये? पेंगोंग सो, ठीक है, पेंगोंग सो। आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगला 65वां देखते हैं। फरवरी 2023 में किस
मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली यानी IATS का शुभारंभ किया? तो किसने किया है ये? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, DMRC ने। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों को आमतौर पर प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। आगे, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान इनमें से के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए आज की डेट में अगर आपको मौसम के पूर्वानुमान चाहिए जैसे सुनामी वगैरह का या चक्रवात वगैरह का, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। अगर बात करें दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये हम वैसे बात कर ली है हमने कंप्यूटर के वीडियोस में, लेकिन बता देता हूं, क्रे 1, CRAY-1 यानी क्रे 1 इसका पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में डेवलप किया गया था। भारत का अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें पहला, तो क्या था? परम। परम को 1991 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने डेवलप किया था। बात करें अगर भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बात करें दुनिया का इस समय फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है अमेरिका का फ्रंटियर सिस्टम। ठीक है, फ्रंटियर सिस्टम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। बात करें सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो नापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में। याद रखिएगा, पेटाफ्लॉप्स। अगर बात करें भारत के वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की, अभी ये चर्चा में भी रहा था, दुनिया के टॉप 100 सुपर कंप्यूटर्स में 75वीं इसकी रैंक थी और ये था एरावत। ठीक है, सीडेक पुणे, जो सीडेक का पुणे का ऑफिस है वहां पर ये लगाया गया है और एरावत इसका नाम है। तो ये सब फैक्ट्स आपके कंप्यूटर से संबंधित हो गए। पहला कौन सा था दुनिया का? याद रखिएगा, क्रे 1, और भारत का परम 8000। अगला, किस कंप्यूटर जनरेशन ने इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो कौन सी जनरेशन में आपका ये शुरू हुआ? 4th जनरेशन में। ठीक है, देखिए सबसे पहली जनरेशन में क्या होते थे आपके? वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात ट्यूब शुरू होते हुए थे। सेकंड जनरेशन में क्या आया? आपके ट्रांजिस्टर्स आए। तीसरी जनरेशन में क्या आए? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। और चौथी जनरेशन में क्या आए, जो कि आपकी 1971 से 1980 के बीच में डेवलप हुई मानी जाती है? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला, अ फाइनाइट स्टेट मशीन, एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है सेमी ऑटोमेशन। ऑप्शन डी। अगला, फ्लिन ने कंप्यूटरों की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो फ्लिन ने कंप्यूटर की टोटल 4 श्रेणियों का वर्णन किया है। कौन कौन सी मैं नाम बता देता हूं। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम, SISD। ठीक है, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा स्ट्रीम। दूसरी, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा। इसके अलावा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा। तो ये सारे 4 तरीके की स्ट्रीम की बात, ये श्रेणियों की बात फ्लिन ने की है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, तो कौन सी नवीन प्रौद्योगिकी है कंप्यूटर के क्षेत्र में? यह है आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे, एंगुलर JS में डैश मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एक एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो क्या इसमें यूज किया जाता है? एंगुलर JS में आपका एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन मॉड्यूल का उपयोग इसमें किया जाता है। FTTP स्टैंड फॉर, ये तो हमने कर रखा है, आपका क्या होता है? फाइबर टू द प्रेमिसेस। ठीक है, फाइबर टू द प्रेमिसेस, ऑप्शन डी। ये हमने किसी और सेट में भी किया है। इन MS वर्ड हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो अगर MS वर्ड की बात करें तो इसमें हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों में इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है, तो ये आपका हैंगिंग इंडेंटेशन है, ऑप्शन ए। 75वां देखते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह यानी ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? तो आपका ये क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। 76वां, MS वर्ड क्लिप में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए, क्लिप आर्ट वगैरह डिजाइन वगैरह जो आप डालते हैं MS वर्ड में, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस विधि का उपयोग करता है? इंसर्ट पिक्चर कमांड। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर कमांड अगर देखेंगे कहां पर है, ऑप्शन डी में हमारा ये दिया हुआ है। अगला, इन MS वर्ड यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहां पर ले जाता है? अगर आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहां पर ले जाएगा? तो कर्सर आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाता है, यानी नेक्स्ट कॉलम।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? तो इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी। 79 का, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये सिंपल है आपका, इसे क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर। 80, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अभी जो भारत सरकार है या रक्षा मंत्रालय है उसने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की बात की है? तो उबंटू आधारित एक सिस्टम है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एक और बहुत अभी चर्चा में है, चाइना ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लॉन्च किया है? ओपन काइलिन, ठीक है, ओपन काइलिन, याद रखिएगा, क्योंकि वो जो विदेशी टेक्नोलॉजी है, बाहरी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहा है। तो ओपन काइलिन। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत रेल कोच की निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो कहां पर है ये? रायबरेली में, ठीक है, लालगंज है, वहां पर है, रायबरेली के। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जनपद कौन सा था? तो देखिए, वैसे सबसे साक्षरता ज्यादा है वो है गौतम बुद्ध नगर की। तीन टॉप के याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा, ये टॉप के चार हैं। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर तो है नहीं, तो इसमें कानपुर है, कानपुर की यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता है। तीसरा कौन सा है? औरैया। चौथा इटावा। ये ऑर्डर लगाने के लिए भी आ रखा है, इसलिए कह रहा हूं, उसमें चार ही दिए थे, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, जहां पर आपको माइनॉरिटी सबसे ज्यादा मिलती है? तो रामपुर जो जनपद, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको माइनॉरिटी मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पता है आजम खान भी यहीं से सांसद थे। इसके अलावा बात करें रामपुर क्यों फेमस है? भारत का पहला अमृत सरोवर मुख्तार अब्बास नकवी जी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में ही इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अमृत सरोवर जो योजना हमारी चला रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो आपका हैंडमेड जो पेपर होता है, इसके लिए जो उत्तर प्रदेश का जालौन है, इसको चुना गया है। वैसे देखिए, जो पेपर मिल्स वगैरह हैं, कागज का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काफी ज्यादा होता है, सहारनपुर में काफी ज्यादा पेपर मिल्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन हस्त निर्मित कागज की अगर बात करें तो जालौन को इसके लिए चुना गया है, ओडीओपी में। इसके अलावा देखिए, आज सुबह जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसमें मैंने बताया था, जो ओडीओपी योजना है हमारी, उसके तहत एक वॉल बनाई गई है, एक दीवार बनाई गई है, किसके द्वारा? डीपीआईआईटी और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा। वहां पर जो आजीविका मिशन है हमारा, उसके तहत दीवार बनाई गई है, जिसमें अलग अलग जगह के अलग अलग उत्पाद उसमें दिखाए गए हैं। तो इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल बोला गया है, या ओडीओपी दीवार। आगे, किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का, और हाँ इसमें देखिए कुशीनगर इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर क्यों फेमस है? मैंने आपको बताया था, गौतम बुद्ध को यहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान बुद्ध के बॉडी के अवशेषों को के ऊपर 8 अलग अलग जगह पर स्तूप बनाए गए हैं, तो उनको महास्थान बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मतलब बोला जाता है। तो उन्हीं में एक जगह है, कुशीनगर में ही स्थित एक स्तूप है, क्या नाम है? रामभर स्तूप, याद रखिएगा, कुशीनगर में रामभर स्तूप है। कुशीनगर कौन से महाजनपद की राजधानी था? ये भी पूछ लिया था, कौन से महाजनपद की राजधानी है? मल्ल महाजनपद की। इतिहासकार मल्ल महाजनपद की दो राजधानी मानते हैं, एक कुशीनगर जिसको प्राचीन भारत में कुशीनारा बोला जाता था, और एक मानी जाती है पावापुरी। पावापुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी, या उनको वहां पर निर्माण प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी डैश होता है? तो अगर बात करें भू राजस्व प्रशासन के, इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो जो कलेक्टर होते हैं आपके, जिला कलेक्टर, वो इसके अधिकारी होते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ये देखिए, मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कराया था, अभी बताऊंगा क्यों। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देखिए अभी क्या हुआ, जैसे आपने, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते होंगे तो वहां पर ओपीडी होता है, कि हम ओपीडी में अपनी जांच वगैरह कराते हैं, उसे बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसी तरीके से कुंडली वगैरह का मिलान करने के लिए और आपकी यानी कुंडली वगैरह को देखने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में
ज्योतिष ओपीडी की अभी बात की जा रही है, ठीक है। ज्योतिष ओपीडी, यहां पर आपकी कुंडली वगैरह, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो कुंडली देखेंगे। तो ज्योतिष ओपीडी की बात संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में ही की गई है, इसको याद रखिएगा, वाराणसी में स्थित है। और झांसी में कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है? चारा एवं चारागाह संस्थान आपका झांसी में स्थित है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये इंस्टीट्यूट है। कानपुर में भी दो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, शुगर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, आईआईटी कानपुर है। इसके अलावा दलहन शोध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, वो भी कानपुर में ही है। लखनऊ में कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? एक तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, या बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आपका लखनऊ में स्थित है, या बोटानिकल पार्क भी आप बोल सकते हैं, वो नोएडा में भी मौजूद है, लेकिन लखनऊ का काफी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में क्या स्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, वो आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में कौन सा आम होता है? तो दशहरी आम बहुत ज्यादा होता है मलिहाबाद के आसपास। बात करें बनारस की, तो यहाँ पर अभी किसको जीआई टैग मिला है? बनारसी लंगड़ा आम को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखिए। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया था? मैंने आपको देखिए एक फोटो डाला था अभी मैंने 4-5 दिन पहले कम्युनिटी में, उसमें मैंने सारी बात आपको बताई थी। 2003 में 10 नई जनजातियों को इसमें शामिल किया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? थारू जनजाति की है। तराई बेल्ट में हमें देखने के लिए मिलती है, और उत्तराखंड में भी हमें जो किच्छा, खटीमा, सितारगंज, ये वाला जो एरिया है उत्तराखंड का, वहां पर हमें ये थारू जनजाति देखने के लिए मिलती है, इसको याद रखिएगा। अगला, बधाई कौन सी विधा है? अगर बधाई की बात करें तो ये बुंदेलखंड की एक लोक संगीत विधा है, ठीक है, ऑप्शन ए लोक संगीत विधा। अगला देखते हैं, तो कामादगिरी पर्वत तो साफ है आपका चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग आपका बांदा में है, यहीं पर आपका जो शेरशाह सूरी है उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है एक लड़ाई के दौरान। बात करें देवा शरीफ, प्रसिद्ध, आपने इसका प्रश्न सुना होगा, जो प्रश्न आता है एग्जाम में, हाजी वारिस अली शाह का मेला कहां पर लगता है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में ही लगता है, ठीक है। फिर बता देता हूं, हाजी वारिस अली शाह का मेला कहां पर लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। और आखिरी बचता है आपका कनक भवन। कनक भवन कहां पर है? अयोध्या में। याद रखिएगा, सारे मैंने बता दिए। कौन सा इसका सही मैचिंग होगा? 89 का बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है, ठीक है, प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सा कृषि का बहुत फेमस विश्वविद्यालय? हिग्गिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, हिग्गिन बॉटम। अगला देखते हैं, 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामदगिरी पर्वत। अगर देखेंगे आप तो बौद्ध स्तूप कहां पर है? मैंने आपको बताया था। रामभर स्तूप कहां पर है? कुशीनगर में। कामदगिरी पर्वत कहां पर है? चित्रकूट में। बात करें जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद मुरादाबाद में स्थित है, और 84 गुंबद आपका जालौन में है, ठीक है। तो आगे चल देखते हैं, 91 का फिर आपका कौन सा मैचिंग सही होगा? पहले का चौथा, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से दो शहरों के लिए बनाया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे से किससे जोड़ा गया है? लगभग 165 किलोमीटर का है यमुना एक्सप्रेसवे। किसको जोड़ता है? आगरा को ग्रेटर नोएडा से, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? ललितपुर का सोनराई क्षेत्र, रट लीजिए, बिल्कुल बार बार आता रहता है, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। और बात करें अगर ललितपुर की, एक और वजह से ललितपुर फेमस है, उत्तर प्रदेश में केवल एक जगह पर हमें यूरेनियम के अवशेष मिलते हैं, और यूरेनियम के अवशेष भी हमें ललितपुर से ही देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न ये भी आया हुआ है, इसलिए सोनराई क्षेत्र मैंने क्यों बोला? यही बोला था कि तांबे के लिए फेमस सोनराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। ललितपुर एक वजह से और फेमस है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, फिर से बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में ही स्थित है, ठीक है। तो इस वजह से ललितपुर चर्चा में रहता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो मैंगो फूड फेस्टिवल मैंने बताया अभी, मैंगो आपका कहां पर होता है? लखनऊ के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा आम वगैरह होते हैं, तो मलिहाबाद वाला जो क्षेत्र है वो काफी फेमस है। तो इसमें लखनऊ जो है ये इसका मेजबानी करता है। वाराणसी में मैंने बता दिया आपको, वाराणसी लंगड़ा आम, याद रखिएगा, लंगड़ा आम वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा देखिए, अभी इंडिया के जो मैंगो हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के आम होते हैं, आपको पता है, महाराष्ट्र वगैरह में हापुस, जिसको अल्फांसो बोलते हो आप, उस तरीके के आम काफी होते हैं। तो इसी को लेकर अभी कौन से देश में
मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया था, या मैंगो के लिए एक प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई थी। कहां पर? रशिया में। याद रखिएगा, रूस में एक प्रदर्शनी आमों को लेकर लगाई गई थी। हो सकता है आपसे पूछ ले, करंट अफेयर्स में मैंने कवर किया था। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? तो सबने सुना होगा, सुरमा के लिए गाना भी है, बरेली। ठीक है। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? आपके पीतल के उद्योग के लिए, इसको पीतल नगरी भी बोला जाता है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी का क्या फेमस है? बनारसी साड़ियां वगैरह बहुत फेमस है। आगे। और हाँ, एक और इससे काफी पूछता रहता है, ब्लैक पॉटरी या काले जो पॉटरी है, काले जो बर्तन है, उसका केंद्र कहां पर है? तो आजमगढ़ में आपका ब्लैक पॉटरी या काले वाले बर्तन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये आपके नोएडा या ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। देखिए अगला ही प्रश्न आपका आ गया। मैं आपसे क्या कह रहा था, ये देखिए थोड़ा लेकिन दूसरे तरीके का प्रश्न है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में कहां पर? निजामाबाद। और निजामाबाद आपका कहां पर है? ये आजमगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, इसलिए कह रहा था, ये बहुत पूछता है। जीआई टैग वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एटा के जलेसर मेटल क्राफ्ट, जलेसर के धातु शिल्प को अभी मिला है, जहां घंटियां वगैरह बहुत बनती हैं, जो एटा में स्थित है जलेसर। याद रखिएगा, मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो लखनऊ में स्थित है, आलमबाग में। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, आलमबाग लखनऊ में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो देखेंगे तो साफ आपको दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में एक लीची होती है, शाही लीची, उसको भी मिला हुआ है जीआई टैग, वो भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में काफी होता है, और इसका एरिया सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। याद रखिएगा। तो यही देखिए हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए, तो वो आपको काफी हेल्प करेंगे एग्जाम में। ऐसे ही और एक प्रैक्टिस सेट और बचा है, वो मैं आपको कल करा दूंगा या शाम को भी करा सकता हूँ। बाकी आपका करंट अफेयर्स के 400 प्रश्नों का एक सीरीज में लेकर आ रहा हूँ आपकी, अप्रैल से लेकर पूरे 1 अगस्त तक। तो वो आपको काफी एग्जाम में हेल्प कर देगा, आपके जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। अगर थ्योरी वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर वो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।